देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे मीडिया की, बात करेंगे स्वच्छ पत्रकारिता की, बात करेंगे टीआरपी की, हम बात करेंगे रेटिंग के लिए सेटिंग की, बात करेंगे टीआरपी के बाजार और उसके खरीदारों की, बात करेंगे टीआरपी के नाम पर धोखेबाजी की, प्रोग्राम के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की, हम बात करेंगे खबरों के परोसने के तरीके की, हम बात करेंगे टीआरपी तय करने वाली कंपनी के 130 करोड़ की जनता वाले देश में हजारों लोगों की राय से भी। दरअसल ये कैसे तय हो सकता है कि किस चैनल में कितनी टीआरपी है, और अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि विज्ञापन देने वाली कंपनियां सिर्फ टीआरपी के आधार पर आखिर रेट क्यों तय करती है। क्या विज्ञापन की वजह से इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है? क्या टीआरपी के टक्कर में मीडिया आदर्श पत्रकारिता भूलती जा रही है? आखिर रेटिंग क्या होती है और रेटिंग की सेटिंग क्या होती है, टीआरपी का खेल क्या है, और इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। देश का चौथा स्तंभ मीडिया जो खबर दिखाती है, देश की जनता उस पर यकीन करती है। मीडिया सरकार से सवाल पूछती है और भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करती है। मीडिया जनता पर आवाज बनकर उनके हक के लिए बोलती है। लेकिन अब वो मीडिया जनता से जुड़े हुए मुद्दों को छोड़कर टीआरपी की होड़ में लगी हुई है। वो मीडिया पहले जनता के हक के लिए हल्ला बोलती थी, अब हल्ला कर शोर मचाकर टीआरपी बटोरने में लगी है। वो मीडिया जो सरकार के सही कामों की सराहना करती थी, जो गलतियों को उजागर कर जनता को जगाती थी, भ्रष्टाचारियों की पोल खोलती थी, लेकिन अब वो बेमानी होती जा रही है। पत्रकारिता की कलम अब टीआरपी के लिए ही उठती है। अब वो मीडिया जनता की आवाज कम, विज्ञापन दाता की आवाज ज्यादा बनती जा रही है। जो विज्ञापन देते हैं वो अपनी मर्जी से मीडिया से काम कराते हैं। विज्ञापन दाता उन्हीं मीडिया संस्थानों पर पैसों की बारिश करते हैं जिनके प्रोग्राम टीआरपी रेटिंग में आते हैं। विज्ञापन देने वाले रेटिंग पर ही रेट तय करते हैं। इसी खेल में एक दूसरे को पटखनी देने के चक्कर में कई मीडिया संस्थान रेटिंग के लिए सेटिंग करते हैं और टीआरपी में बने रहने के लिए कोई पैसा देता है तो कोई टीआरपी की होड़ में आगे निकलने के लिए किसी भी हद तक निकल जाता है। टीआरपी का खेल आज से नहीं, कई सालों से चलता रहा है। जिसकी चोरी पकड़ी गई वो चोर, नहीं पकड़ी गई तो साधु। मुंबई पुलिस ने पैसे लेकर टीआरपी बढ़ाने के मामले में भंडाफोड़ किया तो मीडिया संस्थानों में सिर फुटअव्वल शुरू हो गया। मुंबई पुलिस फर्जी टीआरपी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। कई बड़े चैनलों के मालिकों के होश भी उड़े हुए हैं। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। पुलिस के खुलासे के बाद मीडिया में होड़ लगी है कि हम पाक हैं, हम स्वच्छ पत्रकारिता करते हैं, हम टीआरपी की होड़ में गलत चीजें नहीं परोसते। ऐसा नहीं कि टीआरपी के लिए पहली बार किसी चैनल ने ऐसा किया हो। पहले से भी रेटिंग के लिए सेटिंग होती रही है और आगे भी होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा पैसों का मामला है। रेटिंग से ही चैनलों के लिए पैसे तय होते हैं। टीआरपी रैकेट पर सरकार भी सख्त में है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर टीआरपी क्या है और टीआरपी की होड़ क्यों मची है। मीडिया हाउसेस क्यों टीआरपी के लिए फर्जीवाड़ा करते हैं? आपको बताते हैं कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स एक खास टूल है जिससे इस बात का आकलन लगाया जाता है कि कौन से कार्यक्रम या चैनल टीवी पर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। ये लोगों की पसंद को दर्शाता है और इसका सीधा नाता टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम से है। इस रेटिंग का फायदा कंपनियां और विज्ञापन देने वाली एजेंसियां लेती है, क्योंकि इसके जरिए तय किया जाता है कि किसे किस रेट में और कितना विज्ञापन दिया जाता है। 2008 में टैम और एएमएपी टीआरपी रेटिंग दिया करते थे।
लेकिन उस पर सवाल उठाया गया कि ये कंपनियां सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। इसके बाद 2010 में बार्क अस्तित्व में आ गया। जनवरी 2014 में सरकार ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस जारी की। इसके तहत जुलाई 2015 में बार्क को भारत में टेलीविजन रेटिंग देने की मान्यता दे दी गई। बार्क दो तरह से रेटिंग लेता है। पहला, घरों में टेलीविजन में क्या देखा जा रहा है, इसे लेकर बड़े पैमाने पर सर्वे कराया जाता है। इसके लिए टीवी पर खास तरह का मीटर लगाया जाता है, जो कि टेलीविजन पर जो चैनल देखा जा रहा है उसका हिसाब रखता है। अभी सिर्फ 44,000 घरों में टीवी कार्यक्रमों का डेटा इकट्ठा किया जाता है, यानी सिर्फ 44,000 लोगों के टीवी शो देखने और न देखने से टीआरपी तय होती है। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 44,000 लोग हजारों करोड़ का विज्ञापन किसे देना है ये तय कर देते हैं, यानी यहाँ भी घालमेल है। बार्क रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल है कि आगे दिखने की होड़ में हम पीछे जा रहे हैं क्या? रेटिंग की होड़ में क्या किसी भी तरह की सेटिंग की जा रही है? क्या स्वच्छ पत्रकारिता को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं? मीडिया के एथिक्स को हम भूलते जा रहे हैं? क्या मीडिया के कुछ संस्थान चौथे स्तंभ की भूमिका निभा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या विज्ञापन लेने की होड़ में अब पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है? इस पे हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं प्रदीप चक जी, जो कि ब्रांड एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। विनोद यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। मुकेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही विनय राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर है। विनय जी बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं मुकेश कुमार सिंह जी आपके साथ, क्योंकि पत्रकारिता, सर जिस पत्रकारिता की हम बात करते हैं, या फिर मुकेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, विनय राय जी का सीधा रुख करते हैं। विनय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस पत्रकारिता की हम बात करते हैं, जिस पत्रकारिता की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि जनता से जुड़े हुए मसले उठाए जाएंगे, उन बातों को उठाया जाएगा जो कि ऐसी चीजें जो सीधे जनता के साथ जुड़ी हो, सरकार अगर कुछ गलत कर रही है उनका पर्दाफाश किया जाएगा। लेकिन क्या जिस सोच के साथ पत्रकारिता में आया जाता है या जिस सोच के साथ पत्रकारिता की जाती है, क्या लगता है कि उस स्तर को बरकरार रखा गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है नेहा कि मार्केटिंग अलग स्ट्रेटजी है और न्यूज कंटेंट अलग चीज है। पहले एक आम तौर पे देखा जाता था कि कंटेंट वो बिकता था जो जनता से सरोकार रखता हो, लेकिन जब धीरे धीरे बाजार हावी होने लगा तो एडिटोरियल मीटिंग में भी मार्केटिंग के लोगों को जगह दी जाने लगी और उसमें मार्केटिंग का आदमी तय करने लगा कि किस तरीके का प्रोग्राम बनाएं जिसको हम सेल कर सकते हैं। जब आप किसी चीज को बेचने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज बिकाऊ हो गया। तो मीडिया को कमोबेश जब से एडिटोरियल कंटेंट में मार्केटिंग की दखल हुई और कहीं न कहीं आप देखें, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनको अपने कंटेंट या बाजार से पैसा उठाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन जो नई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, याद करिए पहले जब टाइम की रेटिंग आती थी उस समय भी ये कंट्रोवर्सी थी कि टाइम के सिलेक्टेड बॉक्स हैं और उसके जरिए टेम्पर किया जाता है किसी की रेटिंग को बढ़ाने और घटाने में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए तरीके से बार्क का जन्म दिया और बार्क जब खड़ी हुई तो माना गया लगभग 40,000 बॉक्सेज पूरे देश भर में लगे हैं और एक आईना के तौर पर ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोगों को अपनी रेटिंग बता पाएंगे। लेकिन आज की जो वस्तुस्थिति है उसमें काफी कुछ बदला सा है। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो रहस्य उद्घाटन हुआ है इसमें दो पार्ट साफ तौर पे दिखाए जा रहे हैं। एक वो कि जो चैनल इन्वॉल्व हैं अपने रेटिंग को बढ़ाने के लिए, दूसरे वो लोग जिनके घर पे टीवी लगी थी, जिनके घर को टाइम या बार्क रेटिंग से कनेक्ट किया गया था, उनको पैसे दिए जा रहे थे कि अगर आप अपना फला चैनल लगाते हैं तो इसके एवज में आपको हम पैसा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बार्क के वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये बात तो बार्क के लोगों को पता है कि किन घरों में मीटर लगा हुआ है। तो अगर ये डिस्क्लोजर किसने दिया कि किन किन घरों में बार्क के मीटर लगे हुए हैं। और दूसरे सबसे अहम बात है कि ये सिलेक्टेड केबल ऑपरेटर के इश्यूज पे तो आप तय कर सकते हैं कि किसके यहाँ मीटर लगे हुए हैं, लेकिन जो डीटीएच प्लेटफॉर्म है उनकी रेटिंग क्यों नहीं निकाली जाती है? क्योंकि तो ट्रांसपेरेंट है, हर आदमी का ये बॉक्स है, उस बॉक्स के थ्रू वो खुद सैटेलाइट से कनेक्ट है। तो ये आज की टेक्नोलॉजी में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आप टाटा स्काई पे कनेक्ट हैं या एयरटेल पे कनेक्ट हैं या किसी डीटीएच प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हैं तो कौन सा चैनल आप कितने देर देख रहे हैं। तो अगर बड़े स्केल पर ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने लेके किसी चीज को आना है तो इसमें सबको सुधार मिलकर करना पड़ेगा। और एक तरीके से सबसे बड़ा धोखा है व्यवसाय के साथ, अपने कंटेंट के साथ, कि कोई चैनल बढ़िया प्रोग्राम बना रहा है लेकिन वो टीआरपी में नहीं आ पा रहा है,
और कोई सामान्य आदमी प्रोग्राम बना करके सिर्फ बंगलिंग या फोर्जरी के माध्यम से अगर अपने आप को नंबर 1 साबित करता है, तो ये बाजार के साथ भी धोखा है, दर्शक के साथ भी धोखा है और चैनल के साथ भी धोखा है। बिल्कुल, अब पत्रकारिता नहीं बल्कि उसका बाजारीकरण होता जा रहा है। प्रदीप चक जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं? हेलो, आप मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है सर। आज आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया, आप फिर से बोलेंगे प्लीज। पत्रकारिता का बाजारीकरण होता जा रहा है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, पत्रकारिता का बाजारीकरण के ऊपर तो मैं कोई खास कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जी, लेकिन सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जी, चलिए, आपको आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की सर हम कोशिश करते हैं, क्योंकि मुकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ विनोद यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, सवाल आपसे है, क्योंकि पत्रकारिता जिसको एक स्वच्छ सोच के साथ जिसमें आगे बढ़ा जाता था, पत्रकारिता सर जो सोच के लोग आए थे, क्या वाकई आपको लगता है कि उस सोच के साथ आज भी पत्रकारिता की जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो पत्रकारिता का जो है वो हमारे सामने या तो लाश है या कंकाल है। पत्रकारिता अगर मूल्य विहीन हो जाएगी, अगर पत्रकारिता सरोकार से रहित हो जाएगी, तो पत्रकारिता रहेगी ही नहीं। तो फिर वो पंपलेट हो सकती है, फिर वो विज्ञापन हो सकती है, फिर वो किसी का भोपू बन सकता है, लेकिन वो पत्रकारिता नहीं रह सकती। ये बुनियादी चीज हम लोगों ने देखा है, खासतौर से इस डिस्पेंसेशन में। ये जो सत्ता संस्थान के आने के बाद था पहले भी, लेकिन पहले दाल में नमक जैसा था, और अब बिल्कुल ब्लाटेंट है। पत्रकारिता की नाम की चीज ही नहीं बची है। इनफैक्ट मैं तो आपको बताऊं कि कई बार मुझे बड़े अफसोस के साथ अपने कुछ साथियों से इस तरह की बात कहनी पड़ी कि मैंने तो टेलीविजन का जन्म देखा, मैंने उसका शैशव काल देखा, बाल काल देखा, युवा काल देखा, बुढ़ापा देखा, और उसकी मौत दिख रहा है। खासतौर से मैं न्यूज टेलीविजन की बात कह रहा हूँ। तो पत्रकारिता जो है वो यहाँ से खत्म कर दी गई है जानबूझ करके, और उसकी वजह यह है कि अगर जेन्युइन पत्रकारिता की जाएगी तो जो जनता की दिक्कतें हैं, उनकी तकलीफें हैं, वो बातें सामने आएंगी ही आएंगी। मजबूत चैनलों पे, बड़े चैनलों पे, जिनके पास संसाधन ज्यादा है, वो इस काम को ज्यादा कर पाएंगे, और जिनके पास अपेक्षाकृत कम है वो कम कर पाएंगे। लेकिन अगर वो चीज नहीं होगी तो समाज में ये बहुत दूर तक जानकारी ही नहीं होगी कि भाई कहाँ कमी रह रही है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और वो सत्ता संस्थान को जब सूट करने लगेगा, जब उनको माफिक आने लगेगा, तब आपके पास कोई समाधान, कोई निदान बचेगा नहीं। इसलिए अगर पत्रकारिता को बचाना है, और पत्रकारिता को बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बगैर लोकतंत्र नहीं बच सकता। आज आलम यह है कि हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चुनाव बचा है, बाकी हमारी तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना मूल्य खो चुकी हैं, अपना वजूद खो चुकी हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। जैसे पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी गई है, चैनलों की कर दी गई है, अखबारों की कर दी गई है, वैसी उनकी भी कर दी है। तो हम इस दौर में हैं, इस दौर में हमें धकेला भी गया है और हम आए भी, तो नहीं बातें बराबर से। बिल्कुल। लिहाजा विनोद यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा मुकेश कुमार सिंह जी का कहना है कि किस तरह से पत्रकारिता की मृत्यु होते हुए भी देखी, जन्म भी देखा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इसकी वजह क्या है? क्या वजह इसकी ये मानी जाए कि रेटिंग के लिए जिस तरह की सेटिंग होती है, या फिर रेटिंग के लिए जिस तरह से प्रेशर देखा जाता है, या फिर रेटिंग के लिए जिस तरह से दबाव बनाया जाता है, क्या इसकी मुख्य वजह ये मानी जा सकती है? देखिए, शुरू में विनय जी ने जो बात कही, मैं उस पर इत्तेफाक रखता हूँ कि इस तरह की जो टीआरपी की रेटिंग बढ़ाने की जो चीजें चल रही हैं, वो खबरिया चैनलों के अंदर जो आपसी एक तरह से गला काट स्पर्धा शुरू हो गई, उसकी एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह ये भी देखिए कि मुंबई में इस चीज को उजागर हुआ है, यानी मुंबई पुलिस ने इस चीज को किया है। अगर आपको याद होगा कि ये वही मुंबई पुलिस आयुक्त हैं परमवीर सिंह, जिन्होंने देश के अंदर पेट्रोल पंपों पे जिस तरह की एक चीजें चलती हैं, किस तरह से कट किया जाता है, लेकिन उसके बाद आगे क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं चला। आज मुंबई में ये बताया जा रहा है कि अमुक कोई एक चैनल है जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये मुंबई पुलिस ने उजागर किया, और देश में सिर्फ 44,000 ही ऐसे बॉक्स लगे हैं जिससे टीआरपी की रेटिंग का एक पैमाना माना जाता है। तो मुंबई में कितने थे इसकी भी जानकारी उनको देनी चाहिए थी, क्योंकि आज की नया डेवलपमेंट जो है उसके अंदर यह है कि कुछ और भी चैनलों के नाम आ रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि
जो आपसी स्पर्धा बढ़ गई है, और खास करके सुशांत सिंह जो राजपूत की सुसाइड केस के बाद में खबरिया चैनलों के अंदर एक तरह से आपसी स्पर्धा बढ़ी है। उसकी वजह भी ये है कि आज जो है एक दूसरे की पोल जो है ये चैनल वाले ही खोल रहे हैं। जहां तक मुकेश जी ने कुछ बातें पत्रकारिता और सिद्धांत की, तो कंटेंट को लेकर आज भी बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे न्यूज प्रिंट में भी जो अखबार हैं जो काफी मेहनत कर रहे हैं। पर ये आगे चल के देखना होगा कि अगर टीआरपी या सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अगर दर्शकों को भी ये समझना होगा कि अगर आपको सिर्फ टीआरपी के हिसाब से विज्ञापन देना है तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको अच्छे कंटेंट नहीं मिलेंगे। और आपको अगर अच्छे कंटेंट जहां पे आ रहे हैं, चाहे वो चैनल हो या अखबार हो, वहां पे विज्ञापन देना है। अगर विज्ञापन देने वाले इस तरह से सोचने लगे तो मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ऐसी बातें सामने नहीं आएंगी। जी ठीक है प्रदीप चक जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो 44,000 पैरामीटर्स की बात की जा रही है कि इसके आधार पर ही तय होता है कि देश भर में कौन से चैनल को ज्यादा पसंद किया जा रहा है या फिर कौन सा प्रोग्राम ज्यादा देखा जा रहा है। सर ये पैरामीटर क्या वाकई आपको लगता है कि सही है, या इस पैरामीटर के हिसाब से ही हम 130 करोड़ जनता क्या पसंद कर रही है इसका अनुमान लगाना सही है? देखिए 130 करोड़ जनता जो देश की है उसके लिए 44,700 आप कुछ बोल रहे? जी 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 130 करोड़ जनता जो देश की है उसको उसके लिए 44,000 हाउस होल्ड में के सर्वे के बेसिस पे अगर टीआरपी पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे तो लगातार जो है वो कंटेंट पत्रकारिता के ऊपर जो है वो मार्केटिंग हावी रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत कम सैंपल साइज से आप निर्णय कर रहे हो कि कौन लोग क्या चीज पसंद कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे जो करीब 80 लाख करोड़ की जो टेलीविजन इंडस्ट्री है वो पूरे सारे अपनी प्रोग्रामिंग को चला रही है। तो ये जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये पैटर्न के ऊपर कुछ ध्यान देने की जरूरत है कि पत्रकारिता जो है वो पत्रकारिता के कंटेंट से एडवर्टाइजिंग आए, ना कि कंटेंट को मैनिपुलेट करके उसकी वजह से पत्रकारिता। तो जो विनय जी ने जो पॉइंट उठाया है, तो सबसे पहले जो उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता से लोकतंत्र चलता है, चौथा स्तंभ है वो लोकतंत्र का, और उसकी वजह से ये जो लोकतंत्र है वो चलता है। अगर उसको केवल हम इस वजह से कि मार्केटिंग किस तरह से चलेगी उस नजरिए से हम इसको वर्कआउट करने लगेंगे तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, जी हाँ मीडिया की आज हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय राय जी सवाल इस बात को लेकर रहे हैं जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले प्रदीप चक जी कर रहे थे कि पत्रकारिता पर मार्केटिंग हावी होती जा रही है। सर ऐसे मसले जो कि सीधे जनता के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे मसले जिससे कि जनता लाभान्वित हो सके, वो तो मसले कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि पीछे छोड़ते जा रहे हैं और सिर्फ प्रतिस्पर्धा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे का कंपटीशन हो गया कि उसकी टीआरपी ज्यादा है तो हमारी टीआरपी कम क्यों है? देखिए सबसे बड़ी बात है कंटेंट को लेकर प्रतिस्पर्धा हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग के साथ मुकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने एक साथ एक संस्थान में कई वर्षों तक साथ काम किया है। हम कह रहे हैं कि असाइनमेंट हर चैनल में होता है, जो रिपोर्टर से खबरों को लेकर संवाद करता है, उनसे खबर मंगाता है। बिल्कुल। एडिटोरियल टीम में जो आउटपुट की टीम है वो तय करती है कि किस खबर को किस प्लेटफॉर्म पे किस टाइम बैंड में लेना है। प्रोग्रामिंग के लिए अलग टीम है जो तय करती है कि हमको अपना प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट किस तरह से बना करके जनता के लिए बेहतर प्रोड्यूस करना है। लेकिन ये अच्छा गया या बुरा हुआ इसका मूल्यांकन उस दिन नहीं होता है। जब फ्राइडे से पहले आपका टाइम की रेटिंग या बार की रेटिंग आती है, उसी दिन न्यूज रूम में टेंशन का माहौल क्यों बन जाता है? इसका मतलब आपको अपने कंटेंट पर, अपनी एडिटोरियल टीम पर भरोसा नहीं है। जो 125 करोड़ की आबादी में 42-44 हजार जगह जो बॉक्सेज लगे हैं, उनके घर से तय होना है कि आपका प्रोग्राम अच्छा गया या बुरा गया। तो क्या आपकी एडिटोरियल टीम कॉम्पिटेंट नहीं है, जो असाइनमेंट के तौर पर काम कर रही है, जो इनपुट के तौर पर काम कर रही है, जो आउटपुट के तौर पर काम कर रही है, जो प्रोग्रामिंग की टीम के तौर पर काम कर रही है? क्योंकि सब मिलकर तय करते हैं कि हमारे आज की न्यूज रूम की पॉलिसी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, हम 10 बजे में क्या लेंगे, शाम को प्राइम टाइम में क्या लेंगे। उसके बावजूद अगर प्रोग्राम ठीक जा रहा है तो बृहस्पतिवार के शाम को टीआरपी आई और शुक्रवार को पूरे न्यूज रूम में एडिटोरियल टीम पे एक दबाव का वातावरण बन गया कि हमने कुछ नहीं किया। तो अगर कुछ नहीं किया तो ये तो न्यूज रूम के उसी दिन पता होना चाहिए कि एडिटोरियल कमी थी या कंटेंट की कमी थी या पैकेजिंग की कमी थी। तो सब कुछ अगर फेक डाटा पे आप अगर निर्भर हैं तो मुझे लगता है कि वो दिन जल्दी आने वाला है
कि इसको दरकिनार करके जनता के एक्चुअल मुद्दे पर अगर आप नहीं गए तो आप नहीं देखे जाएंगे। आप खुद देखिए सुशांत सिंह राजपूत केस में पर्टिकुलर किसी चैनल को देखिए तो 2 महीने से सिर्फ एक खबर पर है, वो प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम को इग्नोर कर दे रहा है। जब से हाथरस कांड हुआ सारे चैनल हाथरस पे आ गए। जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो पूरे देश के लोग अन्ना के आंदोलन पे थे। क्या पूरे देश में सिलेक्टेड 1 या 2 न्यूज है? आप देश के चैनल हैं। क्या अंडमान में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में छोटे जिले में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में क्या हो रहा है, पूर्वांचल में क्या हो रहा है, ये किसको जगह मिल पाती है? अगर बहुत बड़ी घटना न हो तो दिल्ली की छोटी सी घटना भी इन घटना पर हावी हो जाती है। तो मेरा मानना है कि चैनल खुद आत्मचिंतन करें और टीआरपी के रेस के अंधी दौड़ में इस तरह न दौड़ें कि अपने कंटेंट को खत्म कर लें, अपने एथिक्स को खत्म कर लें, वरना आने वाले समय में जनता ने अगर नकार दिया तो पूरी मीडिया जगत के लिए सबसे घाटे का सौदा होगा ये। बिल्कुल। मुकेश कुमार सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो कंटेंट के साथ खेला जा रहा है और जिस बात का जिक्र अभी विनय जी कर रहे हैं कि जब वीरवार को बृहस्पतिवार को रेटिंग आती है, उसके बाद शुक्रवार को जो सन्नाटा होता है न्यूज रूम में, उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ है सर। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ये कितना घातक है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। ऐसे मसले उठाए जाते हैं जो जनता के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन जब इस तरह का माहौल देखा जाता है तो जो एम्प्लॉयज है उन पर तो असर पड़ता ही है सर, लेकिन ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर क्या वो अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं और ये देश के लिए कितना घातक है सर? देखिए नेहा, इस सवाल के 2 हिस्से हैं। एक इसका पूर्वार्ध जहां पर विनय ने छोड़ा था कि देश में बम्बई की रेटिंग भारत में भी 22% है और दिल्ली की रेटिंग 18% है। यानी इन 2 महानगरों को जोड़ दें तो भारत की टोटल रेटिंग में 40% जो वेटेज है वो इन 2 बड़े शहरों का है और रिमेनिंग 60% में रेस्ट ऑफ द कंट्री है। पहली बात। दूसरी बात की जो विनय ने इशारा किया था कि हमारे पास भारत की रेटिंग की जो जानकारी है उसका सही ढांचा या सही आंकड़ा, सही तस्वीर हमारी नहीं उभरती उन घरों में जहां पर कि डीटीएच लगा हुआ है। लेकिन वो एक अलग चीज है। ये सही है कि हमें लोकप्रियता की जानकारी के लिए, जनता के रुझान की जानकारी के लिए किसी पैमाने की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो पैमाना सही हो और कितना सही है इस पे जरूर बात होनी चाहिए। 135 करोड़ का अगर हमारा देश है और उस देश में 44,000 हमारे यहाँ मीटर लगे हैं, उस मीटर में भी बहुतायत दिल्ली और बम्बई की मार्केट में लगे हैं, तो हम ये उससे आकलन कर लें कि साहब बाकी देश का जायजा क्या है, बाकी देश को क्या अच्छा लगा है नहीं लगा, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही अपने आप में भ्रष्ट है। रही बात इसकी, यस सैंपल साइंस अपने आप में स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स की ब्रांच है। स्टैटिस्टिकल का जो है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज साइंस है जिसमें कि सैंपलिंग की जाती है। जैसे हमारे यहाँ जीडीपी का पता कैसे चलता है, तमाम जितने भी आंकड़े हैं, मेजॉरिटी ऑफ द आंकड़े, कुछ एक आंकड़े को छोड़ करके जनगणना का आंकड़ा है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक जरूर होता है, बाकी तमाम आंकड़े सैंपलिंग के आधार पर ही हमारे सामने आते हैं। तो सैंपलिंग का साइज, सैंपलिंग का पेनिट्रेशन, सैंपलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिफरेंट कम्युनिटी में, डिफरेंट इलाके में कितना है कि नहीं है। अब आप देखिए बिहार में अभी चुनाव है, 1.5% वेटेज है भारत में जी, बिहार जैसे स्टेट का। क्या नजर आएगा किस चैनल में क्या अच्छा दिखाया, क्या खराब दिखाया, क्या बिहार में देखा गया, नहीं देखा गया। इसलिए ये पूरा का पूरा स्केल, ये पूरा का पूरा पैमाना ही अपने आप से कंसेप्चुअली भ्रष्ट है। इम्प्लीमेंटेशन तो अलग पहलू है, इम्प्लीमेंटेशन में बेईमानी है, हुई है, होती रही है, शायद आगे भी होती रहेगी। लेकिन अगर आपके पास पैमाना ही भ्रष्ट होगा तो आप बेईमानी की जगह छोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से बेईमानियां करेंगे और होती रही है, इसीलिए आगे भी होती रहेगी। आप जब तक उस स्केल को पुख्ता नहीं बनाएंगे, तो अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने टेक्निक्स को इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे, उसमें बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक आप इस चीज के भ्रष्ट होने से नहीं रोक सकते। अब रही बात दूसरी कि इसका असर पत्रकारिता पे क्या पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा और पड़ा है। दुखद है लेकिन पड़ा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यस मार्केटिंग का भी इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट है, यस एडिटोरियल कंटेंट के इरोजन का भी बहुत इम्पैक्ट है। ऐसे 10 वजह हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो विषय यहाँ से हम भटक जाएंगे। अभी जो हम टीआरपी की बात है, अगर वहां पर रुके तो जो सबसे पहली जरूरत है कि इसे अलार्म बेल समझें, जो मौजूदा मामला सामने आया है हमारे, और इसके माध्यम से हम इस पूरे स्केल को दुरुस्त करने की कोशिश करें। हो सकता है इसमें साल लगे, 2 साल लगे,
लेकिन खुद सोच के देखिए आप 44,000 मीटर क्या मायने रखते हैं इतने बड़े देश में, जहां करोड़ों से ऊपर जो है वो आपके पास टेलीविजन सेट्स हैं जी। तो ऐसी स्थिति में ये स्केल ही भ्रष्ट है। ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम जो है वो किसी व्यक्ति का टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको बांस पे छू करके बता रहे हैं कि हाँ भैया इसको टेम्परेचर है कि नहीं, और फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं हाँ ये टेम्परेचर है। तो उस तरह से पूरा स्केल ही अपने आप में भ्रष्ट है। ठीक है, इसलिए इस पे और चाहे हम जितनी बातें कर लें, लेकिन अगर इस बुनियादी बात का समाधान हम आज कल या हमारी इंडस्ट्री या हमारा सेक्टर नहीं ढूंढ पाता है तो ये सब हमें समस्या हमेशा बनी ही रहेगी। ठीक सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। बिल्कुल, इस सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। आप एक सवाल इस बात को लेकर है प्रदीप चक जी, क्या वाकई आपको भी लगता है कि सिस्टम को ठीक करना जरूरी है, टेक्नोलॉजी में सुधार की जरूरत है, जिस बात का जिक्र अभी मुकेश जी कर रहे थे, और अगर ये जरूरी है तो किस तरह से ये संभव है? प्रदीप जी। जी प्रदीप जी, देखिए हम लोग अपने बिजनेस में एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि क्लाइंट को या बिजनेस को हमेशा ये बोलते हैं कि वी डोंट गिव यू व्हाट यू वांट, वी गिव यू व्हाट यू नीड। का मतलब यह है कि आपका जो क्लाइंट है वो बेसिकली आप जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, आप उनको ज्यादा से ज्यादा खबरें, पत्रकारिता अगर ज्यादा से ज्यादा खबरें उन तक पहुंचाएगी तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उन खबरों की वजह से नहीं सर, जिस तरह से रेटिंग आती है सर अभी मुकेश जी ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी में बदलाव की जरूरत है, जो सैंपलिंग ली जाती है, ऐसे ये कैसे तय होगा? महज 44,000 लोगों के घर के बाहर अगर मीटर लगा होगा तो क्या हम 44,000 लोगों के या घरों के आधार पर हम 130 करोड़ जनता का तो तय नहीं कर सकते ना सर कि कौन से चैनल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है या किसकी टीआरपी ज्यादा बेहतर है? तो ऐसे में सही तस्वीर जो है वो उभर के सामने नहीं आती। क्या वाकई आपको भी लगता है, जैसा कि मुकेश जी ने कहा, कि टेक्नोलॉजी में बदलाव करने की जरूरत है, कुछ बदलाव यहाँ पर होना चाहिए जिससे कि कम से कम सही तस्वीर सामने आ सके? देखिए ये बात तो हमने पहले ही इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये तो जरूरी है कि ज्यादा सर्वे का जो स्पेक्ट्रम है वो ज्यादा एक्सपेंडेड होना चाहिए, थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इतने छोटे सर्वे में जब आप छोटे सैंपल साइज में थोड़ी सी भी अगर मैनिपुलेशन हो गई तो उसका जो मैग्नीफाइंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा दिखता है वो। और जिसकी वजह से ये आज की डेट की आज आप जो चर्चा कर रही है ये इसी वजह से कर रही है क्योंकि कहीं पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन की बात पहले की गई है। तो ये इस सारी चीजों को जो बेसिक जो इसका क्रच है वो ये है कि रेवेन्यू को देख करके प्रोग्रामिंग क्यों बनाई जा रही है, प्रोग्रामिंग के बेसिस पर रेवेन्यू के ऊपर क्यों नहीं बात हो रही है। तो पूरा ये मार्केटिंग का जो कनेक्ट है, मार्केटिंग वर्सेस कंटेंट का जो कनेक्ट है, इसको बैलेंस करना और इसके साथ साथ सर्वे का जो ये स्पेक्ट्रम है इसको एक्सपैंड करना, ये दोनों की एक साथ जरूरत है। आप एक समय था जब एडिटर इन चीफ होता था हर जगह पे, और उसके बाद मैनेजिंग एडिटर हुआ, और उसके बाद जो आज के समय में अगर तब पेज छपेगा जब उस पेज के लिए बहुत सारे विज्ञापन आ चुके होंगे। तो फिर अगर ये टेंडेंसी के साथ अगर पत्रकारिता चलेगी तो उसकी वजह से ये सारी चीजें संभव है, ये सारी चीजें इस तरीके से होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, मेरा कहने का सॉरी जी विनोद यादव जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी है सर, पहले पत्रकारिता अगर की जाती थी लोगों के जो मसले हैं उसको उठाने के लिए की जाती थी, लेकिन क्या माना जाए कि आज जो पत्रकारिता है या फिर जो टीवी पत्रकारिता की अगर मैं खास तौर पे बात करूं या फिर जो अखबारों की अगर मैं बात करूं, प्रिंट जर्नलिज्म की मैं बात करूं, तो सर ऐसे में क्या सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है, इसलिए हम टीआरपी के चक्कर में इतना ज्यादा भागते हैं? नहीं, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि आज भी सही ढंग से पत्रकारिता करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, पर देखिए मार्केटिंग की जहां तक बात है तो मार्केटिंग और एडिटोरियल का अब वक्त बदला है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल के आई है तो मार्केटिंग और एडिटोरियल के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले कम पैकेज पे लोग काम करते थे, जो पत्रकार कम वेतन पे मान लीजिए काम करते थे, आज बड़े वेतन पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपको बड़ा वेतन चाहिए तो मार्केटिंग के साथ में आपको कोऑर्डिनेशन तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में भी एडिटोरियल टीम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान दे।
जैसे अभी बीच में हमारे साथी कह रहे थे कि इसके ऊपर कैसे किया जा सकता है, मतलब सुधार कैसे हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ये सैंपल जो 44,000 का है, ये सैंपल बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ भी कहीं ये पैरामीटर लगे हैं या मीटर लगे हैं, उनकी एक अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि इस तरह के फ्रॉड में अगर वो पाए जाते हैं या साबित होता है तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लेने चाहिए, क्योंकि जब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी। आप देखेंगे ट्विटर पे भी इसी तरह से फेक जो है फॉलोअर बढ़ाने की बातें मुंबई में कई बड़े पैमाने से कई सेलिब्रिटीज देख लीजिए, बॉलीवुड के लोगों का भी नाम आया हुआ है। जी जी। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं और इसे अगर रोकना है तो जहाँ पे भी ऐसे फ्रॉड लोग पाए जाते हैं उनके ऊपर एक्शन मुंबई पुलिस को लेना चाहिए, नहीं तो रुकेगा ही नहीं। और खाली मुंबई पुलिस क्यों, जब देश भर की पूरी बात हो रही है अगर टीआरपी की, तो पूरे दूसरी भी पुलिस जो है उन्हें भी इस तरह की चीजें उजागर करनी चाहिए कि वहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है इसलिए मुंबई में ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। टीआरपी खरीदी जाती है। सर अगर पैसे के दम पर टीआरपी खरीदी जा रही है, अब खरीदी जा रही है, तो सर ये तो पहले से चलन होगा ना, ये कितना घातक है? ठीक है, पहले चलन न, देखिए सबसे बड़ी बात है जब टैम का बॉक्स लगता था तब भी कंट्रोवर्सी थी और ये सवाल उठे थे कि टैम के लोग मैनेजमेंट करके टीआरपी किसी चैनल का बढ़ाते और घटाते हैं। जी जी। इसीलिए बार्क की उत्पत्ति हुई। बार्क जब आया तो लोगों को लगा कि इसका सैंपल साइज ज्यादा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी लाई जाएगी जिससे इस तरह की फौजदारी न होने पाए। लेकिन मेरा मानना है कि इसको रोकना है तो एक तो सैंपल साइज बड़ा करना पड़ेगा और एक डिवीजन करना पड़ेगा। जो डीटीएच प्लेटफॉर्म है उनकी भी रेटिंग निकालिए। अब तो आधुनिक तरीके से लोग सोशल मीडिया या आपके मोबाइल पर भी आजकल चैनल देख रहे हैं, तो उसकी रेटिंग का आकलन आप कैसे करेंगे? अगर 125 करोड़ के लोग हैं तो केवल 44,000 लोग नहीं तय कर सकते कि कौन सा चैनल या कौन सा प्रोग्राम ज्यादा देखा जा रहा है। तो आपको हर एंगल पर हर प्लेटफॉर्म का एक विश्लेषण जारी करना पड़ेगा, नंबर 1। रहा सवाल मार्केट की होड़ का, तो आप ठीक उस तरीके से समझिए जब कोई फिल्म बनती है तो कॉमर्शियल सिनेमा बनती है, 100 करोड़ के क्लब में आती है तो उसको बाकी अवार्ड मिलते हैं। लेकिन जनता के सरोकार के साथ से एक मैसेज के हिसाब से फिल्म बनती है तो उसको नेशनल अवार्ड मिलता है। नेशनल अवार्ड हमेशा एक सर्वमान प्रतिष्ठित पुरस्कार है, लेकिन पैसे के मामले में कमजोर है। तो जब जनता के मुद्दे के सरोकार के साथ अब जब जाते हैं तो आपको पहचान मिलती है, एक सम्मानित पुरस्कार मिलता है। लेकिन पैसे के लिए और राह चलते जो पुरस्कार उनको हासिल करने के लिए आपको कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, आपको उस झोल झाल के स्क्रिप्ट पे जानी पड़ती है जिससे जनता को क्षणिक आप मनोरंजन दें। उसमें मैसेज का खेल कम होता है। तो मेरा सीधे तौर पे मानना है कि आज अगर चौथे स्तंभ पर संकट के बादल मंडराए हैं कि आप अपने व्यवसायिक हित के लिए कंटेंट के साथ फौजदारी कर रहे हैं या अपनी रेटिंग बढ़ाने घटाने के लिए आप 420 का सहारा ले रहे हैं, तो बेहतर होगा कि जो लोग इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं वो लोग एक तो सैंपल साइज बढ़ाएं और हर तरह के जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं उसकी अलग से एक रेटिंग जारी कराएं कि डीटीएच प्लेटफॉर्म की रेटिंग ये है, केबल ऑपरेटर की रेटिंग ये है, सोशल मीडिया की रेटिंग ये है। तब जाकर के जब तक सैंपल साइज नहीं बढ़ेगा तब तक इस तरह की चीजें आती रहेंगी और कोई भी सिस्टम कितना भी आप ट्रांसपेरेंट करें उसमें लूप होल रहेगा और ऐसे लोग आपको मार्केटिंग के नाम पर आपके साथ छलावा करते रहेंगे और जनता को धोखा देते रहेंगे। ठीक है, एक सवाल इस बात को लेकर भी है मुकेश जी कि अब जिस तरह के जर्नलिज्म हो रही है, आपने देखा होगा कई चैनल एक दूसरे के चैनल का नाम लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सर अभी तक तो जनता के बीच में ये चीजें नहीं थी, महज चैनलों के बीच में ये चीजें थी कि टीआरपी किसकी ज्यादा आ रही है, किसकी कम आ रही है, कौन सा चैनल नंबर 1 है, कौन सा चैनल नंबर 1 है। लेकिन जब ये चीजें जनता के बीच में जाने लगी और जब ये चीजें जनता को पता चलने लगी, सर ये किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहा है आम जनता पर, किस तरह का प्रभाव डाल रहा है? मुझे लगता है कि देखिए 2 तरीके से चीजें हैं। पहले दबाने छिपाने की कोशिश की जाती थी, चैनल अखबार एक दूसरे का नाम लेने से, लिखने से, लेने से परहेज करते थे। लेकिन जब एक व्यक्ति लक्ष्मण रेखा लांघता है तो फिर दूसरा व्यक्ति कहता है चलो मैं भी नहले पे दहला क्यों ना मारूं, और इस तरीके से फिर एक विशियस माहौल, एक जहरीला माहौल बन जाता है। इसकी व्याख्या उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि सब में एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा है, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। तो ये सब चीजें इसलिए पैदा होती है क्योंकि आपके पास जेन्युइन काम नहीं है। और जेन्युइन काम जो है, देखिए पत्रकारिता एक ऐसी विधा है जिसमें कि संपादक से जो अपेक्षा है, संपादक को मजबूती संस्थान का मालिक देता है, पैसे के लिहाज से भी और अथॉरिटी के लिहाज से भी और पत्रकारीय विवेक के लिहाज से भी। अगर मालिक किसी भी वजह से मालिक अगर कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है
उसका इम्पैक्ट संपादक पर पड़ेगा, संपादकीय टीम पर पड़ेगा और कंटेंट पर पड़ेगा, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो कोई अन्य माध्यम हो। तो यहाँ मालिक का भी बहुत बड़ा जोर है, उसका भी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि मालिकों ने इस बात पे कभी समझौता नहीं किया कि हाँ हमें पत्रकारिता कैसे करनी, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत पैसा कमाने का धंधा कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। दुनिया में किसी भी देश में पत्रकारिता ने जो भी आप इसका इतिहास उठा के आप देखें, ये बिजनेस व्यापार की तरह इसे किया जरूर गया, लेकिन ये कभी भी बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मीडियम नहीं रहा। यहाँ तो सिर्फ ये है कि अगर हम अपने खर्चे निकाल लें तो भी हम उस मीडिया संस्थान को बहुत अच्छा संस्थान मानते हैं जो अपना खर्चा खुद निकालने लगता है। तो ये इस पेशे की अपनी कुछ सीमाएं हैं। यहाँ पैसा बहुत लगता है, मान लीजिए टेलीविजन में पैसा बहुत लगता है, बहुत पैसा खर्चा होता है, लेकिन उतना पैसा निकालना या उस पैसे को अन्य तमाम बिजनेस की तरह से देखना कि यहाँ का 25%, 30%, 50% हमको डिविडेंड मिल जाएगा हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो पत्रकारिता में मुमकिन ही नहीं है। और हमारे ही देश में नहीं, सारी दुनिया में कहीं मुमकिन नहीं। तो अगर आपके मन में वही लालसा है तो आप तरह तरह के भ्रष्ट हथकंडे अपनाएंगे और फिर उससे आप जो है वो अल्टीमेटली अपने पेशे को, कारोबार को और अपने पूरे सिस्टम को विसिएट करेंगे। पत्रकारिता को जहां कहीं भी दुनिया के जिन देशों में भी पत्रकारिता को निष्पक्षता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर पैदा करने के टूल के रूप में देखा जाता है, उन तमाम देशों में पत्रकारिता को वही लोग, वही कंपनियां, वही संस्थान करते हैं या कर पाते हैं सफलतापूर्वक, जिन्हें इस बात की अभिलाषा नहीं होती कि हमको बहुत पैसा कमाना है। वरना ये पेशा उस तरह का है ही नहीं। बदकिस्मती से पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने की इसको पैसा कमाना, पत्रकारिता रसूख कमाने का धंधा है, सम्मान कमाने का धंधा है। सम्मान क्रेडिबिलिटी से आता है, सम्मान का और कुछ जैसे बिल्कुल इस सम्मान कमाने का जरिया है। जब टीआरपी चैनल की नहीं आती, एक चैनल तो टीआरपी खरीद रहा है, हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये आरोप लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पे जांच का विषय है कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन एक चैनल अगर टीआरपी को खरीद रहा है, बाकी चैनल्स पे कितना प्रेशर आता है सर? क्योंकि ये जो प्रेशर है ना सिर्फ चैनल के मालिक पे बल्कि संपादक पर आता है, संपादक से फिर एम्प्लॉयज पर आता है। सर ये कहीं ना कहीं मीडिया एथिक्स के साथ भी इसमें फिर समझौता नहीं किया जाता क्या? कि ऐसा लगता है संपादक को कि हम क्या दिखा दें चैनल पर जिसको कि दर्शक जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करे, हमारी टीआरपी कैसे बढ़ जाए। तो ये कितना प्रेशर आता है एम्प्लॉयज के साथ साथ पूरी टीम पर? नेहा जी, ये सवाल मुझसे है? जी जी विनोद जी। देखिए, ये प्रेशर तो बनता ही है, लेकिन अगर टीआरपी के खेल में एडिटर भी शामिल हो जाए और संपादक भी शामिल हो जाए तो फिर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। संपादक जो होता है वो खबरों के साथ न्याय करता है। टीआरपी का खेल जो है वो विज्ञापन और मार्केटिंग से जुड़ा इशू है। तो मुझे ये लगता है कि प्रेशर में एडिटर को नहीं आना चाहिए, उसे अपने कंटेंट के ऊपर ही काम करना चाहिए। और जो ये मार्केटिंग यानी जो विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं, उन्हें इस बात पे ये ध्यान देना चाहिए कि किस अखबार में या किस चैनल में किस तरह का कंटेंट आ रहा है, क्योंकि उनके साथ भी तो छलवा हो रहा है। अगर वो लाखों करोड़ों रुपए का ऐड दे रही है, किसी एजेंसी को दे रही है या किसी चैनल को दे रही है या कोई और भी ऐसी चीजें हैं, तो उन्हें भी जब ये पता चल गया है कि अब इसमें मैनिपुलेशन हो रहा है, टीआरपी गलत ढंग से बढ़ाई जा रही है, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि किस चैनल में, किस अखबार में कंटेंट कैसे है, या जिस प्रोडक्ट को वो बेचना चाह रहे हैं उस तरह के कंटेंट उस अखबार में या उस चैनल में है कि नहीं है। और अगर टीआरपी के भरोसे ही उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है तो फिर तो ना तो उनके सामान ही उस ढंग से बिक पाएंगे और ना ही उनको वो रिस्पांस मिल पाएगा जिसके लिए उनका वो प्रोडक्ट है। तो एडिटोरियल की जहाँ तक बात रही, तो हमें तो ये लगता है कि हमें कंटेंट पे अपना फोकस रखना चाहिए, कंटेंट के साथ में पूरा न्याय करना चाहिए और मार्केटिंग ठीक है रखना तो चाहिए। लेकिन सर ऐसा क्या हो पाता है विनय जी, क्योंकि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर टीआरपी नहीं आती तो क्या संपादक पर प्रेशर नहीं होता क्या, और क्या उसका सीधा असर एम्प्लॉयज पर नहीं पड़ता है क्या विनय जी? नहीं, देखिए ये बात तो विनय जी से सवाल है। अगर टीआरपी नहीं आती, सबसे बड़ी बात है कि जहां तक प्रेशर का सवाल है, मैंने पहले जिक्र किया कि हम लोग एक साथ एक कनेक्शन मैं और मुकेश जी दोनों काम कर चुके हैं।
बृहस्पतिवार को रेटिंग आती थी और शुक्रवार को जो एडिटोरियल मीटिंग होती थी उसका सीधा असर उस मीटिंग पे देखने को मिलता था। बिल्कुल। लेकिन जो खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है उस पर एक सवाल मेरा खड़ा होता है। 44,000 टोटल बॉक्स हैं देश भर में। उस बॉक्सेज में भी हायर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे का व्यक्ति है। तो अगर कोई 500 रुपए लेकर अपने घर में दिन भर टीवी चला रहा है तो कौन सा क्लास है पहला सवाल तो ये खड़ा होता है। बिल्कुल। और आज की तारीख में हर घर है, कोई किसी एक मूल्यांकन इस बात का भी जरा हो जाए कि कौन से लोग हैं ऐसे लेके टीवी ऑन कराए जा रहे थे, ये कौन से लेबर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या कौन से लोग हैं तो सवाल तो ये उठता है कि ये 44,000 के आंकड़े में से कितने ऐसे लोग हैं जो पैसे के न लेकर के आपका चैनल बदल देते हैं। तो पुलिस की भी जांच में उसमें से कितनी टीवी को ऑपरेट किया जा रहा था, क्या 44,000 में से 400 लोग थे या 40 लोग थे या 44 के 44,000 बॉक्स मैनेज थे, ये सब आकलन का विषय है। थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है जो आपने सवाल किया कि रेटिंग का सीधा असर एडिटर पर पड़ता है। एडिटर का जो माइंडसेट होता है उसका सीधा असर अपने एडिटोरियल टीम पर पड़ता है, चाहे वो प्रोग्रामिंग की टीम हो या इनपुट की टीम हो या आउटपुट की टीम हो। ये सब उसके को भाजन बनते हैं और सब पर एक प्रेशर आता है कि हम कैसे अगले सप्ताह अच्छा कंटेंट दें जिससे हमारी टीआरपी ठीक हो। ठीक है मुकेश जी, क्योंकि हम अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, सर जल्दी से ये मुझे बता दीजिए कि अब इस और सुधार के लिए कहां पर गुंजाइश आप समझते हैं? देखिए नेहा, मैंने आपको एक बात इसी परिचर्चा के दौरान बोली कि सबसे पहले आपको अपना स्केल ठीक करना होगा। अगर आप बीमारी ठीक करना चाहते हैं, लक्षण आपको पता चल गए हैं, अब आपको उपचार करना है। उपचार कहाँ है? उपचार है इसका इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम है रेटिंग। इस रेटिंग को आपको इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि देश भर की तस्वीर इस पे नजर आए, तमाम दूसरे राज्यों की तस्वीर नजर आए। वो नहीं आती, तमाम दूसरे शहरों की, कस्बों की तस्वीर नजर आए। इतना बड़ा इसका सैंपल साइज होना चाहिए, इतना बड़ा इसका सिस्टम होना चाहिए। दूसरी बात इसी के साथ जुड़ी हुई है और वो ये है कि जिसकी तरफ विनय ने भी इशारा किया था कि जो अन्य माध्यम है उनको भी हम कैसे रेटिंग के दायरे में लाएं। और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जो है वो कैसे इस ढंग का प्रोडक्ट तैयार करें। वो पत्रकारिता का अलग विषय है। मैंने पहले भी ये बात आपसे जिक्र की थी, कैसे इस तरह का हम कंटेंट तैयार करें जिसकी की प्रामाणिकता ज्यादा हो, क्रेडिबिलिटी ज्यादा हो। क्योंकि अल्टीमेटली पत्रकारिता की सबसे बड़ी लाठी जो है वो क्रेडिबिलिटी होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होती। क्रेडिबिलिटी अगर किसी पत्रकार के पास नहीं है या संस्थान, मीडिया संस्थान के पास नहीं है, तो फिर उसके पास कुछ नहीं है। तो उस क्रेडिबिलिटी को ही हम कंटेंट के माध्यम से पाते हैं, रिस्टोर करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, नरिश करते हैं, जो भी कहें आप, है ना। तो ये एक चीज ऐसी है जिसका कि समाधान यही वही उन्हीं बुनियादी चीजों में है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसको अमल में कैसे लाना है। क्योंकि देखिए, आपको लोकप्रियता का पता लगाने का पैमाना तो चाहिए। लोकप्रियता तो हमेशा ये एक मानव का कौतूहल है कि हम हमेशा ये जानना चाहेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा लोकप्रिय है, राइट। उसके लिए हमें किसी न किसी स्केल की जरूरत तो पड़ेगी। तो इसलिए हमें स्केल की जो खामियां है, और दूसरा पहलू इसका ये कि जो अभी बिल्कुल तुरंत विस्फोटक बात है कि भाई जो कमी निकली उसमें कौन गुनहगार है, कैसे गुनहगार है, क्या वाकई में उनको इस देश का कानून वाकई में उनको सजा दे पाएगा, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो पाएगी। अब तो आज की तारीख में उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं। ये कहना भी आसान नहीं है कि वाकई में हमारी पुलिस, हमारी कोर्ट या अदालत इंसाफ कर ही देगी। हमारे पास सामने कई ऐसे उदाहरण हैं। तो इसलिए वो एक अलग विषय है, यानी एक घटना के होने के बाद जो उसका रिपरकशन है ये, और दूसरा ये जो बीमारी है वो कहाँ से है, क्या है, और इसका समाधान कैसे विकसित होना, बिल्कुल वो नहीं हुआ। ठीक है विनोद जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी मुकेश जी कर रहे थे, क्रेडिबिलिटी की उन्होंने बात की। सर ये इसके साथ भी समझौता होते हुए हमने देखा है कि अगर एक खबर चल रही है, एक ब्रेकिंग चल रही है, तो इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि दूसरा चैनल भी बिना सत्यता को जांचे उस खबर को चलाने के लिए आतुर दिखाई देता है। ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का खेल है, कहीं दूसरी तरफ दर्शक ना चले जाए। ये कितना दुखदाई है? देखिए, क्रेडिबिलिटी और जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। अगर चैनल हो या अखबार हो, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है या उसकी विश्वसनीयता नहीं है या जवाबदेही तय नहीं है, तो फिर किसी भी चीज की
चीजें तो मुश्किल हो जाएंगी। दूसरा सवाल आपका जो था वो सही ढंग से मैं सुन नहीं पाया, मुझे प्लीज रिपीट करेंगे। जी सर, सवाल मेरा यही था जिसका आपने जवाब दिया। एक छोटा सा सवाल मेरा विनय जी से है। विनय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्योंकि हम अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि अब इस स्तर को सुधारने के लिए, क्योंकि जिस स्तर के साथ आपने काम किया और आप करते हुए आ रहे हैं सर, लेकिन अब वो स्तर कहीं ना कहीं पत्रकारिता का गिरता जा रहा है। उस स्तर को सुधारने के लिए अब कहां पर काम करने की जरूरत आप समझते हैं? ठीक है, सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि पत्रकारिता हो या पत्रकार, ये समाज का आईना कहा जाता है। तो आप प्रशासन, शासन तंत्र के कठपुतली न बने, नंबर एक। और दूसरी चीज कि ठीक है, जो मुकेश जी ने कहा कि हमको भी अपने बारे में मूल्यांकन करने के लिए, जैसे पेपर है तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस आधार पर मूल्यांकन करते हैं हमारा पेपर कितना बिक रहा है। उसी तरीके से टेलीविजन के माध्यम में भी अगर न्यूज चैनल हमारा है तो कितना वो देखा जा रहा है, इसके लिए एक एजेंसी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो एजेंसी जो सैंपल साइज दे रही है उसका मानदंड क्या है, उसकी रेटिंग का सिलसिला क्या है, कितने लोगों के बीच में उसका मूल्यांकन है। तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, दायरा बढ़ाया जाए, और सबसे बड़ी चीज है कि हम पारदर्शी तरीके से अपने कंटेंट को जनता के सामने रखें। बिल्कुल, पारदर्शिता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर कंपटीशन है, कंपटीशन के अंदर भी टीआरपी का क्योंकि ये खेल है, तो ऐसे में भी ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। सब कुछ साफ होना चाहिए, कौन सा चैनल आगे है, कौन सा चैनल आगे नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है, जाहिर तौर पर टीआरपी का खेल है। और ऐसे में ये साफ होना चाहिए कि कौन सा चैनल किस बिहाफ पर, किस आधार पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।